नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पैरामाउंट फिजिक्स में। दोस्तों, आज है आपके साइंस का MCQ का तीसरा दिन और आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए भौतिकी यानी कि फिजिक्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न MCQ के रूप में। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको बहुत अच्छा लगेगा और ये भी आशा करता हूँ कि पीछे जो 2 वीडियो बनाया गया है उसको आप सही से देख लिए होइएगा और कॉपी में उसको नोट डाउन कर लिए होइएगा। चलिए बिना किसी देरी से आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल कहता है कि सीलिंग फैन की गति मील प्लेट की गति किस प्रकार की गति है। पहले हम बात कर लेते हैं गति के बारे में। पहला ऑप्शन कह रहा है लीनियर मोशन। लीनियर मोशन क्या होता है कि जब कोई वस्तु या पिंड लीनियर पाथ पर गति करता है, यानी कि सीधी रेखा में गति करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, रेखीय गति कहते हैं। जैसे ट्रेन की गति, बॉलर की गति इत्यादि। वृत्तीय गति क्या होता है कि जब कोई पिंड वृत्तीय पथ पर गति करता है, जैसे सूर्य के चारों तरफ ग्रह की गति करना। सूर्य के चारों तरफ जो ग्रह जो गति करता है वो किसा गति है, तो वृत्तीय गति है। या क्या बोलते हैं, किसी एटम के चारों तरफ उसका इलेक्ट्रॉन की गति करना, ये भी क्या है जी, वृत्तीय गति है। आगे घूर्णन गति। घूर्णन गति क्या होता है, जब कोई पिंड अपने अक्ष पर चारों तरफ घूमता है, किसी के परिक्रमा नहीं कर रहा है, ये अपने ही अक्ष पर घूम रहा है। जैसे पृथ्वी को अपने अक्ष पर चारों तरफ घूमना, ये क्या कहलाता है, घूर्णन गति कहलाता है। या यहाँ पर समझ सकते हैं कि जैसे फैन होता है, सीलिंग फैन होता है, छत पर जो लगा होता है, वो क्या करता है कि अपने ही अक्ष पे चारों तरफ क्या करता है, घूमता है। तो कैसा गति हो गया जी, वो घूर्णन गति हो गया। दोलन गति के बारे में बात करते हैं। दोलन गति ऐसी गति होती है जो कि एक निश्चित समय पर अपने गति को क्या करेगा, ये रिपीट करेगा, दोलित करेगा। एक निश्चित पॉइंट से क्या करेगा, अपने गति को रिपीट करेगा। जैसे झूला की गति, जो बच्चे लोग जो झूला पर झूलते हैं उसकी गति जो होता है वो कैसी गति है, दोलन गति है। या जो घड़ी का जो पेंडुलम की जो गति होती है वो भी कैसी गति है, तो वो भी आपका दोलन गति है। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि सीलिंग फैन की गति कौन सा गति होगा, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, घूर्णन गति। आपको पता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पे घूर्णन भी करती है और पृथ्वी अपने अक्ष पे क्या करती है, घूर्णन करती है, और सूर्य की चारों तरफ क्या करती है, वो परिक्रमा करती है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कहता है कि बच्चों को झूले में देखना किस तरह का गति का उदाहरण है। आ गया सवाल, जो बच्चा जो झूला में झूलता है वो किस तरह की गति है। ये झूला जो टावर वाला झूला की बात नहीं हो रहा है, ये झूला किसका बात हो रहा है, ये जो पेंडुलम वाला झूला होता है इस टाइप का, उसका बात हो रहा है, जो पेड़ से लगा के हम लोग झूलते हैं, उस झूला के बारे में बात हो रहा है। तो झूला किसका उदाहरण है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा दोलन गति का क्या है, उदाहरण है। अगला सवाल है कि जब सिक्का हाथ में होता है तो वह आराम की स्थिति में होता है, और जब उसे छोड़ा जाता है तो वो नीचे की ओर गिरने लगता है। यह किस तरह का बल है। आपने पढ़ा होगा न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। उसमें कहा जाता है कि कोई वस्तु जिस स्थिति में रहता है, न्यूटन के प्रथम नियम पढ़ी हुईगा, जो वस्तु जिस स्थिति में रहता है वो उसी स्थिति में रहना चाहता है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल आरोपित न हो जाए। वैसे ही समझ आइए, यहाँ पर एक बॉल है और बॉल इस सतह पर क्या हो रहा है, घूम रहा है। तो इस पर ये तब तक नहीं रुकेगा जब इस पर कोई बल लगेगा। तो बॉल के नीचे कौन सा बल लगता है, तो इस पर फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, जिसके कारण क्या होती है, बॉल क्या हो जाती, सॉरी क्या कह रहा है, जब इसका हाथ में होता है तो नीचे गिर जाता है, सॉरी। तो ये नीचे क्यों गिरता है, नीचे क्यों गिरता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या होता है, ये बल मतलब जो बल्ब होता है वो नीचे गिरता है। और ये बल्ब रुक क्यों जाता है, तो अगर ये बल्ब ये नीचे जाके रोलिंग कर रही है तो ये रुक जाता है, तो कैसा फोर्स के कारण, फ्रिक्शनल फोर्स के कारण क्या होगा, ये बॉल रुक जाएगा।
बात करते हैं मस्कुलर फोर्स के बारे में। जैसे हम कुछ उठाएं अपने हाथ से, जैसे ईंट उठाता है मजदूर, तो कौन सा बल लगता है जी? मांसपेशी बल लगता है, मस्कुलर बल लगता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुरुत्वाकर्षण बल। आगे हाँ, अगला सवाल है कि अगर कोई बॉल फर्श पर गिरता है तो वह कुछ देर पर रुक जाती है, किस बल के कारण उदाहरण होता है? तो अभी हमने बताया है किसके कारण वो रुक जाता है, तो घर्षण बल के कारण वो बॉल रुक जाता है। सतह पर अगर कोई बॉल लुढ़क रहा है तो घर्षण बल के कारण क्या होता है, वो रुक जाता है। आगे है सवाल, सूर्य के चारों ओर चंद्रमा का घूमना किस गति का उदाहरण? मैंने अभी बताया है कि सूर्य के चारों तरफ चंद्रमा के घूमना, यानी ग्रह के घूमने वाली बात कर रही है कि जो चंद्रमा का जो घूमना है सूर्य के चारों तरफ, वो कौन सी गति हो जाएगा? तो अभी हमने बताया है कि किसी भी वस्तु के चारों तरफ चक्कर लगाना कौन सी गति हो जाती है? वृत्तीय गति होता है, सर्कुलर मोशन होता है। चलिए छठा नंबर सवाल करते हैं। ब्लैक बोर्ड काला किस कारण लगता है? ब्लैक बोर्ड काला किस कारण लगता है? तो ये काला और सफ़ेद कोई कलर होता ही नहीं है, काला और सफ़ेद कोई कलर नहीं होता है। यदि कोई सतह सभी रंग को अवशोषित कर ले, यदि कोई सतह क्या करे? सभी रंग को क्या कर ले? अवशोषित कर ले, सभी रंग को क्या कर ले? अपनी ओर अवशोषित कर ले, तो वो कैसा दिखाई देगा? तो वो आपको काला दिखाई देगा। लेकिन यदि कोई सतह सभी रंग को क्या कर दे? परावर्तित कर दे, यदि कोई सतह सभी रंग को क्या कर दे? परावर्तित कर दे, तो कैसा दिखाई देगा आपको? तो वो आपको सफ़ेद दिखाई देगा। सभी रंग को यदि अवशोषित कर लेता है तो काला दिखाई देता है, सभी रंग को परावर्तित कर देता है तो कैसा दिखाई देता है? सफ़ेद दिखाई देता है। तो सवाल आपसे पूछ रहा है कि काला रंग क्यों दिखाई देता है? तो ऑप्शन पढ़िए। हर रंग को परावर्तित करता है, सभी रंग को यदि परावर्तित करता तो कैसा दिखाई देता? वो वाइट दिखाई देता है। सभी रंग को परावर्तित नहीं करता है, ये सही जवाब हो जाएगा, सभी रंग को परावर्तित नहीं करता है। अगला ऑप्शन पढ़ लेते हैं कि काले रंग को अवशोषित करता है, ये गलत है, ऐसा नहीं है, सभी रंग को अवशोषित कर देता है वो। और डी है इनमें से कोई नहीं, कि इससे सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, किसी भी रंग को परावर्तित नहीं करता, यानी कि सभी रंग को क्या कर लेता है? वो अवशोषित कर लेता है। आगे सवाल है आपको कि प्रकाश की चाल निर्वात में कितना होता है? आप लोग याद किए होइएगा कि प्रकाश की चाल निर्वात में होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है ये। चलिए, इसमें तो मीटर में दिया नहीं, किलोमीटर में दिया हुआ है, और इस टाइप का ऑप्शन भी नहीं है। देखिए 3 पर कैगो 0 है तो 8 को 0 है, 2 2 4 2 6 2 8, और इसको मीटर को हम किलोमीटर में 2 2 4 2 6 2 8, मीटर को किलोमीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? हम 1000 से भाग देंगे, तो 3 जो 0 है ये क्या हो जाएगा? आपका कैंसिल हो जाएगा। तो बचे कितना? 3 पर कैगो 0 बचेगा, 5 को 0 बचेगा। लेकिन ऐसा कोई तो ऑप्शन नहीं है, तो देखेंगे इसके नज़दीक वाला सबसे ऑप्शन कौन है। तो सबसे नज़दीक वाला ऑप्शन देखिएगा, तो यहाँ पर देखिए 299792, 2 के बाद क्या अक्षर है? 2 2 4 5, यानी कि ये आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही जवाब होगा 299792 किलोमीटर पर सेकंड का इसका सही आंसर हो जाएगा किसका? प्रकाश की चाल निर्वात में। आगे सवाल है कि 2 प्रणाली की तापीय संतुलन में कहा जाता है यदि और केवल यदि। कह रहा है कि 2 वस्तु है, इसका तापीय संतुलन कब होगा? यहाँ देख लीजिए 2 वस्तु है, मान लेते हैं कि इसका जो तापमान है 50 डिग्री सेल्सियस है और इसका जो तापमान है ये 100 डिग्री सेल्सियस है। ये तापीय संतुलन कब होगा? जब दोनों का तापमान क्या होगा? बराबर होगा।
यानी दोनों का तापमान कितना हो जाएगा, 75 डिग्री सेल्सियस होगा। आपको पता है कि जो तापमान है, जो हीट है, वो कैसे फ्लो करता है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर। यानी कि ये हाई टेम्परेचर किधर करेगा, लो टेम्परेचर की ओर फ्लो करेगा। और जिस पॉइंट पर दोनों सेम हो जाएगा, यानी 75 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, तो उसी पॉइंट पर क्या होगा, तापीय संतुलन कहा जाएगा। जिस पॉइंट पर दोनों का तापमान क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो ऑप्शन देख लीजिए अब कि इनके बीच गर्मी का प्रभाव हो सकता है, भले ही वो अलग अलग तापमान पर हो। आगे है, अलग अलग तापमान पर होने पर भी उनके बीच ताप का प्रभाव नहीं हो सकता है, उनका ताप थोड़ा अलग हो। इनके बीच कोई ताप प्रभाव नहीं हो। डी, ताप प्रभाव कब नहीं होगा जी, जब दोनों इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाएगा। यानी कि अभी आपने देखा यहाँ पर 50 था, यहाँ पर 100 था, और दोनों अगर इक्विलिब्रियम में आ गया, 75 हो गया, दोनों का बराबर हो गया, तो यहाँ पर ताप का फ्लो नहीं होगा। यहाँ पर हाई और लो में अंतर है ही नहीं, इसलिए नहीं हो पाएगा। आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। जी 9वां नंबर सवाल रखते हैं। फोकल लंबाई 40 सेंटीमीटर का लेंस का शक्ति क्या है। बहुत अच्छा सवाल है, आपने पढ़ा होगा लाइट चैप्टर में कि पावर बराबर होता है 1/4 फोकस दूरी। लेकिन याद रखिएगा ये फोकस मीटर में होना चाहिए। लेकिन कैसे दिया है, सेंटीमीटर में दिया है। जब सेंटीमीटर में दिया हो तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पावर बराबर 100 फोकस दूरी। तो देख लीजिए 100, अब फोकस दूरी कितना है, 40 है, 10 से 10 कट गया, कितना आंसर आ गया 2.5। इसका ऑप्शन देख लेते हैं, कहाँ है इसका ऑप्शन। 80 डायोप्टर, 40 डायोप्टर, 2.5, 1.25। ये वो 2.5 डी क्या है, डायोप्टर होता है, यानी कि लेंस की जो क्षमता होता है उसका मात्रा क्या होता है, डायोप्टर होता है। अगला सवाल करते हैं। इसमें 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है, क्या है, तेल और पानी एक साथ क्यों नहीं मिलता है। तेल और पानी एक साथ क्यों नहीं मिलता। पहला है, तेल हमेशा ऊपर की तरफ तैरता है क्योंकि यह पानी से कम घना होता है। बता दे, जिसका घनत्व ज़्यादा होगा वो नीचे होगा, जिसका घनत्व कम होगा क्या होगा, ऊपर होगा। जैसे आपने पढ़ी होगा कि लकड़ी का जो गट्ठा होता है ये पानी में तैरता है, लेकिन लोहा डूब जाता है। क्यों, लोहा का घनत्व ज़्यादा इसलिए डूब जाता है, और लकड़ी का घनत्व क्या है, कम है। तो यहाँ पर सवाल कर रहा है कि पानी का घनत्व कम है, इसलिए पानी नहीं, तेल का घनत्व क्या है, कम है, इसलिए तेल क्या है, नहीं डूबता है। तो पहला स्टेटमेंट क्या आपका सही है। दूसरा पढ़ लीजिए, दूसरा कह रहा है कि तेल और पानी का मिश्रण नहीं होता है क्योंकि पानी के अणु तेल के अणु के तुलना में एक दूसरे से अधिक आकर्षित होता है। ये सही है, ये भी क्या कह रहा है, तेल और पानी का मिश्रण नहीं होता है क्योंकि पानी का अणु तेल के अणु के तुलना में दूसरे से अधिक आकर्षित होता है। ये सही है, तेल का अणु के तुलना में क्या होता है, पानी के अणु आपस में ज़्यादा आकर्षित होता है। जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 1 और 2 दोनों सही है। 11 नंबर सवाल करते हैं कि यूट्यूब के संस्थापक कौन है। यहाँ पर यूट्यूब होगा, आप लिखा के इसको हिंदी में ट्रांसलेट करने पे यूट्यूब के संस्थापक कौन है। चार्ल्स हर्ले, स्टीव चेन, जावेद करीम। तो इसका सही जवाब होगा इनमें से सभी। ये तीनों ने मिलकर क्या किया था, यूट्यूब का स्थापना किया था, जिस यूट्यूब पर आप क्या कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं। आज यूट्यूब पूरे वर्ल्ड में क्या मचाया हुआ है, धमाल मचाया हुआ है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन निम्नलिखित में से किसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। मतलब आइंस्टीन को किस चीज़ के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। अगर आपको पता होगा, उन्हें प्रकाश विद्युत प्रभाव के कारण क्या मिला था, उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किनको, अल्बर्ट आइंस्टीन को। दोस्तों आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करने के लिए कहिए दोस्तों। तो इस तब जाके हम क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए
वीडियो लेकर आ पाएंगे। अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, शेयर नहीं कीजिएगा तो फिर लाना मुश्किल हो जाएगा वीडियो आप लोगों के लिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्न में से कौन वेक्टर नहीं है? कौन सा वेक्टर इसमें नहीं है? तो ऑप्शन है ऊर्जा, बल, संवेग, त्वरण। देखिए आपको पढ़ाया गया था कि जिसमें ब हो, जिसमें ब लगा हो वो क्या होता है? सदिश होता है। देखिए बल ये क्या है? सदिश है। संवेग क्या? सदिश है। त्वरण क्या? सदिश है। इसमें भी बल लगा, इसमें भी बल लगा, इसमें भी बल लगा। देखिए ऊर्जा में बल नहीं लगा तो ऊर्जा क्या हो जाएगा? अदिश राशि हो जाएगा, यानी वेक्टर नहीं होगा, ये स्केलर होगा ऊर्जा। पूछिए सर स्केलर क्वांटिटी कौन कौन होता है? तो एक ट्रिक बताए थे आपको कि आसमां का ऊंचा ताल दूर है। आसमां का ऊंचा ताल क्या है? दूर है। अ से आयतन या आवृत्ति, स से समय, म से मात्रा, क से कार्य, उ से ऊर्जा, च से चाल, त से तापमान, ल से लंबाई और दूरी। ये सब क्या है जी? अदिश राशि। एक बार फिर से देख लीजिए। अ से आयतन या आवृत्ति, स से समय, म से मात्रा, क से कार्य, उ से ऊर्जा, च से चाल, त से तापमान, ल से लंबाई और दू से दूरी। ये सभी कैसा राशि है? अदिश राशि है। ट्रिक है। सदिश राशि क्या है? कि वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें आपको बल लगाओ, ट्रिक बता रहे हैं, लेकिन कहा जाता है वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें परिणाम और दिशा दोनों हो, साथ ही साथ त्रिभुज योग नियम का पालन करता हो, उसे क्या कहते हैं? हम वेक्टर कहते हैं, सदिश कहते हैं। चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा। अगला है सवाल कि सभी ग्रह दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में सूर्य के चारों ओर चलते हैं तथा सूर्य के एक फोकस पर केंद्रित होते हैं। इसे किस रूप में जाना जाता है? ये कहा जा रहा है कि सभी जो ग्रह है, जितने भी ग्रह है, ये सभी सूर्य के चारों तरफ क्या करता है? परिक्रमा करता है। ये बात किसने बताया था? तो ये बात आपको बताया था केपलर साहब ने बताया था कि सभी ग्रह क्या करता है? सूर्य की परिक्रमा करता है। ये बात किसने बताया था? केपलर साहब ने बताया था। आगे है कि एक सीधी रेखा पर किसी वस्तु की गति के दौरान किसी भी समय अंतराल के लिए वस्तु के वेग में परिवर्तन शून्य हो जाता है। यहाँ पर देख लीजिए क्या कह रहा है? किसी सीधी रेखा में किसी वस्तु के गति के संदर्भ में बात कर रही है, तो उसका समय अंतराल क्या हो? शून्य। कब होगा? जब समय अंतराल शून्य कब होगा? जब उसका चाल का समान होगा। जब उसका जब वेग क्या होगा? हमेशा समान होगा, तो उसका समय अंतराल क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। वेग में परिवर्तन क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। एक बार फिर से सुन लीजिए कि जब एक सीधी रेखा में किसी वस्तु का गति दौरान किसी भी समय अंतराल के लिए वस्तु के वेग में परिवर्तन शून्य होता है। कब? जब एक समान उसका क्या होगा? वेग होगा, तो उसका समय अंतराल क्या हो जाएगा? मतलब परिवर्तन क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। जिस तापमान पर फ़ारेनहाइट को सेल्सियस के पैमाना समान होता है, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान समान होता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आपको पता है C/5 F-32/9, ये आपको पता होगा। तो किस पे दोनों समान होता है? तो इसका सही जवाब निकालिएगा तो -40 डिग्री आंसर आएगा। इस पे क्या होता है? दोनों सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों क्या होता है? समान होता है। आगे है राम 15 मीटर से ऊपर स्पष्ट रूप से नहीं दे सकता है, वो किस दोष से पीड़ित है? राम है, इसको क्या है? इस राम को 15 मीटर से ज़्यादा दूरी का दिखाई नहीं देता है, यानी कि इसके दूर की वस्तु दिखाई नहीं दे रहा है, निकट की वस्तु दिखाई दे रहा है। तो हमने बताया था कि जब दूर की वस्तु दिखाई न दे, निकट का वस्तु दिखाई दे, तो उसे हम क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष कहते हैं। उल्टा होता है। देखिए जो दोष है वही दिखाई देता है। दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई देता है साफ साफ, और निकट की वस्तु साफ दिखाई नहीं देता है।
निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देता है, दूर की वस्तु दिखाई नहीं देता है। जरा दृष्टि दोष में न दूर के दिखाई देता है साफ साफ, न निकट का दिखाई देता है। और अबंधुकता में क्या होता है, जो हॉरिजॉन्टल होता है वो दिखाई देता है, वर्टिकल दिखाई आपको साफ साफ नहीं देता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मायोपिया। अगला सवाल है, निम्न में से किस प्रक्रिया को ध्वनि तरंग के साथ प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है? ध्वनि तरंग कैसा तरंग है? ये आपका अनुधार्य तरंग है। ध्वनि तरंग को संचरण करने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। और याद रखिए कि जो अनुधार्य तरंग है उसमें ध्रुवीकरण की प्रक्रिया कभी नहीं होता है, लेकिन लाइट है वो अनुप्रस्थ तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग में ध्रुवीकरण की प्रक्रिया होता है। चलिए आगे सवाल कहता है, बहुत अच्छा सवाल है, देखिए लिफ्ट वाला सवाल आ गया, एकदम मिक्स सवाल है, हर टॉपिक से आपको सवाल मिलेगा इसमें। एक लिफ्ट 1 मीटर प्रति सेकंड के नियत त्वरण के साथ नीचे आ रही है। 80 केजी का आदमी जो उस लिफ्ट में चढ़ता है, उस लिफ्ट में चढ़ता है तो वह कितना हल्का महसूस करेगा? सवाल क्या कह रहा है एक बार फिर से देख लीजिए, आप लोग पढ़ लीजिए कि एक लिफ्ट 1 मीटर प्रति सेकंड नियत त्वरण के साथ नीचे आ रही है। 80 केजी का आदमी उस लिफ्ट में चढ़ता है तो वो आदमी क्या करेगा, वो आदमी कितना हल्का महसूस करेगा? देखिए 3-4 बात सुन लीजिए। जब लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरित होता है तो उस पे रखे हुए वस्तु के भार में क्या होती है? वृद्धि होती है। जब लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरित होता है तो उसमें रखे हुए वस्तु के भार में क्या होती है? वृद्धि होती है, यानी इसका भार हो जाएगा mg + ma। जब लिफ्ट नीचे की ओर त्वरित होता है तो उसके भार में कमी होती है और उसका जो भार हो जाएगा वो हो जाएगा mg - ma। जब लिफ्ट की रस्सी टूट जाता है तो उसके भार क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। चलिए अगला सवाल कहते हैं कि एक लिफ्ट 1 मीटर प्रति सेकंड के नियत त्वरण के साथ नीचे आ रही है। 80 केजी का आदमी जो उस लिफ्ट में चढ़ता है तो उसके भार में कितना हल्का महसूस होगा? देखिए 3-4 सवाल बनता है कि जब कोई लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरित होता है तो उसके भार में क्या होती है? वृद्धि होती है। नीचे की ओर त्वरित होता है तो उसके भार में कमी आती है। जब लिफ्ट का रस्सी टूट जाएगा तो उसका भार क्या होगा? 0 हो जाएगा। जब लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरित होगा तो उसके भार में क्या होगा? वृद्धि होगा। उसका भार हो जाएगा mg + ma। जब नीचे की ओर त्वरित होगा तो भार हो जाएगा mg - ma। मेन भार कितना? W बराबर क्या होता है? mg होता है। ये क्या मेन भार होता है। नीचे आए भार में कितनी कमी आएगी? ma कमी आएगी। तो कितना है? 80 केजी का वस्तु है, कितना मीटर प्रति सेकंड है? 8 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि 80 न्यूटन क्या है उसमें कमी आएगा। टोटल भार यदि पूछता वो टोटल भार पूछता कितना होगा, तब हो जाता है W बराबर 80 × 10 - 80, यानी कि 720 होता है। लेकिन कमी पूछ रहा है तो आंसर कितना हो जाएगा आपका? 80 न्यूटन आंसर हो जाएगा। आगे है, कोणीय वेग संरक्षित रहता है यदि वस्तु पर लगने वाले कुल रैखिक वेग का योग 0 है। एक वस्तु पर लगने वाला बाह्य आघूर्ण बलों का योग 0 है। वस्तु पर लगने वाले बाह्य बलों का योग 0 है। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हम बात करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। एक वस्तु पर लगने वाला बाह्य आघूर्ण बल का योग क्या हो? 0 हो। यहाँ समझिए थोड़ा, मोमेंटम 2 प्रकार के होता है, संवेग 2 प्रकार के होता है। एक होता है लीनियर, एक होता है रेखीय संवेग, एक होता है आपको कोणीय संवेग। रेखीय संवेग का संरक्षित कब होगा? जब
सीधी रेखा पर जब वस्तु चलती है तो कौन सा संवेग लगेगा? सीधी रेखीय संवेग लगेगा। लेकिन जब वस्तु कोण बनाते हुए यानी जिगजैग मोशन में जब ये गति करती है तब कौन सा होता है? कोणीय वेग संरक्षित होता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आज का आखिरी सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, एक 30 डिग्री समतल के साथ 10 मीटर तक एक 100 kg का खंड की संभाव्य ऊर्जा क्या है? यानी कि पोटेंशियल एनर्जी आपसे पूछ रहा है। सवाल देखिए, कह रहा है कि 10 मीटर ऊंचाई पर है एक वस्तु है जिसका वजन कितना है? 100 kg है और कितना डिग्री कोण पर है? 30 डिग्री कोण पर। फिर से पढ़िए, एक 30 डिग्री नए समतल के साथ 10 मीटर तक, 10 मीटर इसका लंबाई दिया हुआ, इसका लंबाई कितना है? 10 मीटर। तो आपको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है? mgh होता है। पहले आपको h निकालना पड़ेगा। क्या करना? h निकालना पड़ता है। कैसे निकालेंगे h? तो आपको निकालना होगा साइन थीटा। साइन 30 बराबर क्या होता है? साइन 30 बराबर हो जाएगा आपका लंब बटा आधार बटा क्या होगा? लंब बटा कर्ण। लंब कितना है? p/h। तो p आपको निकालना है और h दिया हुआ है। साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 p, h का वैल्यू दिया हुआ है 10, यानी कट गया। तो हाइट वाला कितना आया इसका हाइट कितना आया? इसका हाइट आया आपका 5। और कितना डिग्री का है ये तो 30 डिग्री है, इससे मतलब नहीं हो गया। अब इस पे जो वस्तु है उसका भार कितना है? 100 kg है। तो आप कैसे करेंगे इसको? अब mgh, m कितना है? 100 kg, g का मान 10 मान लीजिए और इसका मान 5 मान दिया, निकाले आप लोग। तो आपका हो जाएगा mgh, m कितना है? 100, g का मान 9.8 ले लेंगे और 5। तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। आपका क्या होगा? आंसर आ जाएगा। फिर कैलकुलेशन कीजिए, इतना क्या होगा? आंसर हो जाएगा। इसका हमने सभी प्रश्न का नीचे आंसर दे दिया हुआ, देख लीजिए आप अच्छा से। 1 का सी, 2 का डी, 3 का बी, 4 का ए, 5 का बी, 6 का बी, 7 का बी, 8 का डी, 9 का सी, 10 का डी, 11 का डी, 12 का बी, 13 का ए, 14 का सी, 15 का डी, 16 का बी, 17 का बी, 18 का बी, 19 का बी, 20 का बी, 21 का सी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।